न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शकुन सिंह। यूपी में प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति वितरण में बड़ी अनियमितता सामने आई है। आरोप है कि छात्रवृत्ति वितरण में ना तो आवेदकों की जांच की गई और ना ही नियमों का ध्यान रखा गया, जिसकी वजह से न सिर्फ निर्धारित सीमा से ज्यादा भुगतान कर दिया गया बल्कि सामान्य श्रेणी के छात्रों को भी अनुसूचित तरीके से छात्रवृत्ति दे दी गई। गड़बड़ी का पता चलने पर अब विभागीय सचिव ने मामले में जांच के आदेश दिए हैं। लखनऊ से देखिए न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन की यह रिपोर्ट। छात्रवृत्ति वो राशि जो मेधावी, प्रतिभाशाली या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को मदद के तौर पर दी जाती है, ताकि मेधावी छात्र प्रोत्साहित होकर और बेहतर कर सकें, प्रतिभाशाली छात्रों को निखरने का मौका मिले और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों की पढ़ाई में पैसों की कमी बाधा न बने। ये सरकार की ओर से दी जाने वाली एक मुफ्त सहायता राशि है जिसे वापस नहीं करना पड़ता है। लिहाजा छात्रवृत्ति वितरण के लिए भी एक पूरी प्रक्रिया है। लेकिन यूपी में इस साल प्री और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के वितरण में न सिर्फ प्रक्रियाओं की अनदेखी की गई बल्कि बिना जांच कई छात्रों को अनुचित तरीके से छात्रवृत्ति का भुगतान कर दिया गया। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में बड़ा खुलासा, छात्रवृत्ति वितरण में बड़ा खेल, करोड़ों का घालमेल। वितरण में मिली गड़बड़ी, किस बात की थी हड़बड़ी? छात्रवृत्ति का ज्यादा भुगतान, सिस्टम बने रहा अनजान। सिस्टम हुआ फेल या जिम्मेदारों का सुनियोजित खेल? जिस विभाग का नाम ही समाज कल्याण हो, वहां की उलट तस्वीर भी सामने आ रही है। दरअसल जिस विभाग में समाज के कल्याण की जिम्मेदारी है, वहां पर वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक के दौरान दी जाने वाली छात्रवृत्ति में करोड़ों की हेराफेरी और घोटाले की तस्वीर भी सामने आ रही। इस पूरे मामले में हमारे पास कागजात हैं और इन कागजात के जरिए हम आपको परत दर परत इस काले कारनामे के बारे में बताएंगे। सवाल गंभीर है, आखिर छात्रों को दिए जाने वाले छात्रवृत्ति पर किसकी नजर थी? आखिर क्यों उन बातों को नजरअंदाज किया गया जिनका ध्यान रखना भुगतान से पहले जरूरी था? ये उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण विभाग का मुख्यालय है, वो विभाग जिसके मंत्री समाज कल्याण को लेकर पूरी तरह संकल्पित हैं। इतना कि विभागीय अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों के कॉल का 10 मिनट के भीतर जवाब देने का सख्त निर्देश है, यानी सिस्टम पर पूरी तरह अप टू डेट। लेकिन उन्हीं मंत्री जी के विभाग में बड़ी गड़बड़ी हो गई। गड़बड़ी ऐसी कि अब जांच के साथ गलत तरीके से किए गए भुगतान की वसूली के आदेश दिए गए हैं। पूरी खबर दिखाएंगे, पहले जान लेते हैं मामला क्या है। प्री और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति वितरण में गड़बड़ी। 25 जनवरी 2026 को जारी की गई छात्रवृत्ति, साल 2025-26 के वितरण में मिली अनियमितता, निर्धारित सीमा से अधिक छात्रवृत्ति भुगतान का आरोप, सामान्य श्रेणी के छात्रों को गलत तरीके से दी छात्रवृत्ति। गड़बड़ी मिलने पर विभागीय सचिव ने जांच के दिए आदेश, जिम्मेदारों की जवाबदेही तय करने और वसूली के आदेश। वित्तीय वर्ष 2025-26 में छात्रवृत्ति वितरण को लेकर समाज कल्याण विभाग पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत करोड़ों रुपए जारी किए गए, लेकिन बाद की समीक्षा में नियमों की अनदेखी और वित्तीय गड़बड़ी सामने आई है। दरअसल समाज कल्याण विभाग की तरफ से 25 जनवरी 2026 को करोड़ों रुपए की रकम जारी की गई, खास तौर से प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक में आने वाले छात्रवृत्ति के लिए। लेकिन इस दौरान कैपिंग की जो व्यवस्था होती है उसका पालन नहीं किया गया। सवाल सबसे बड़ा यही है कि आखिर गरीबों बच्चों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति में इन नियमों को दरकिनार क्यों किया गया? 25 जनवरी 2026 को सभी छात्र श्रेणियों के लिए छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति की राशि जारी की गई, लेकिन जांच में सामने आया कि सामान्य वर्ग के कई मामलों में निर्धारित अधिकतम सीमा यानी कैपिंग का पालन नहीं किया गया। नियम के मुताबिक ग्रुप 1 के लिए अधिकतम 50,000 रुपए, ग्रुप 2 के लिए अधिकतम 30,000 रुपए, ग्रुप 3 के लिए अधिकतम 20,000 रुपए और ग्रुप 4 के लिए अधिकतम 10,000 रुपए की कैपिंग निर्धारित है।
लेकिन समीक्षा में पता चला कि छात्रों को इससे कहीं ज्यादा भुगतान कर दिया गया। यही वजह है कि अब जांच के बाद अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली के आदेश दिए गए हैं। छात्रवृत्ति मांग के लिए जिस डेटा को आधार बनाया गया, उस डेटा को ना ही पहले सत्यापित किया गया और ना ही उसे अनुमोदित किया गया। सीधा एनआईसी की वेबसाइट से इस डेटा को उठा करके बिना किसी जांच के उतार दिया गया और छात्रवृत्ति आवंटित कर दी गई। ऐसे में जब नियम है पहले जांच, तो आखिर कैसे इन तमाम चीज़ों का भुगतान हो गया? सबसे गंभीर सवाल प्रक्रिया को लेकर है। नियम साफ थे, सीमा स्पष्ट थी, लेकिन भुगतान तय सीमा से ज्यादा कर दिया गया। प्रारंभिक समीक्षा में सामने आया कि सामान्य वर्ग के कई मामलों में निर्धारित अधिकतम राशि से अधिक भुगतान कर दिया गया। शुरुआती जांच में सामने आया कि छात्रवृत्ति मांग से जुड़ा डेटा एनआईसी पोर्टल से डाउनलोड हुआ। डिप्टी डायरेक्टर स्तर के अधिकारी के लॉगिन से इसे डाउनलोड किया गया। संवेदनशील वित्तीय डेटा का कोई सत्यापन नहीं किया गया। बिना जांच या औपचारिक अनुमोदन के इसे आगे बढ़ा दिया गया। सूत्रों के मुताबिक बिना औपचारिक छात्रवृत्ति मांग प्रस्तुत किए इसी डेटा के आधार पर बिल तैयार कर लिया गया। यानी स्थापित वित्तीय नियमों और निर्धारित प्रक्रिया को पूरी तरह दरकिनार कर दिया गया, जबकि इसके लिए बाकायदा पूरी प्रक्रिया है। नियम के मुताबिक एनआईसी डेटा तैयार करता है, जिसके बाद जिला स्तर पर इसका सत्यापन किया जाता है। फिर विभागीय स्तर पर तकनीकी समीक्षा की जाती है। फिर अधिकारी के स्तर पर संयुक्त रूप से इसका अनुमोदन किया जाता है और फिर सही प्रविष्टियों पर बिल तैयार होता है। 21 जनवरी 2026 को इससे संबंधित पूरा बिल तैयार कर लिया गया, यानी कि बिल तैयार हो गया जो पे होना था। ऐसे में अप्रमाणित डेटा को पहले ना ही सत्यापित किया गया। प्रक्रिया क्या है वो भी समझ लीजिए। पहले जिला स्तर पर इसका सत्यापन होता है, फिर विभागीय समीक्षा होती है और उसके बाद बिल बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। लेकिन इस पूरे नियमों को दरकिनार करते हुए सीधा बिल जनरेशन की प्रक्रिया पर विभाग के कर्मचारी और अधिकारी आगे बढ़ते हुए चले गए। सवाल है कि आखिर इस प्रक्रिया को दरकिनार करने की वजह क्या है? क्या यह कोई टेक्निकल भूल है या फिर पूरी की पूरी इसमें जो अधिकारी लोग हैं उनकी मिली भगत है? आवेदन की जांच की भी एक तय प्रक्रिया है, जिसमें समूह वाइज एक एक एंट्री की जांच की जाती है। नियम के मुताबिक अगर 10 प्रविष्टियों में से 2 गलत हों तो 2 रोकी जाए और 8 को भुगतान मिले। लेकिन आरोप है कि बिना जांच किए ही पूरा बिल आगे बढ़ा दिया गया। जिम्मेदारों ने मिलकर अलग अलग स्तर पर जांच की पूरी प्रक्रिया को ही दरकिनार कर दिया और बिल तैयार कर भुगतान प्रस्ताव PFMS यानी पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम को भेज दिया गया। परत दर परत कैसे इस घोटाले को अंजाम दिया गया, आप ये भी समझिए कि नियम ये भी है कि जब भी कभी 10 प्रविष्टियों में अगर 2 गलत पाई जाएं तो वहीं पर ये पूरी प्रक्रिया रोक करके जिन छात्रों का डेटा सही है उन्हें पे कर दिया जाए। लेकिन इस मामले में भी इस नियम को भी दरकिनार कर दिया गया। ना फिल्टरिंग की व्यवस्था की गई, ना ही कोई इस तरह की व्यवस्था बनाई गई जिससे कि गलत जो छात्रवृत्ति का आवंटन है वो ना होने पाए। ऐसे में कई बार अलग अलग स्तर से कई बार ऐसी लगातार चूक इस पूरी व्यवस्था में हुई जो विभाग के ही उन तमाम अधिकारियों के साथ साथ उन तमाम जिम्मेदार लोगों पर सवाल खड़े कर रही है। न्यूज स्टेट के पास एक्सक्लूसिव दस्तावेज है जिससे इस गड़बड़ी की पुष्टि हो रही है। 30 जनवरी 2026 को समाज कल्याण विभाग के सचिव प्रमोद कुमार उपाध्याय ने मामले में जांच के आदेश दिए। विभाग के निदेशक संजीव सिंह को भेजे गए इस पत्र में जिम्मेदारी तय करने, विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने और अतिरिक्त भुगतान की वसूली सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। जब मामले की हम तह में और आगे बढ़े तो बहुत सारी भूल लगातार सामने आती रही। मालूम चला कि इस पूरे मामले में जो डेटा एंट्री की व्यवस्था है वो एक डिप्टी डायरेक्टर के स्तर की जो अधिकारी हैं उनकी लॉगिन आईडी से हुई। सवाल तब और गहराया क्योंकि कुछ मामलों में तय सीमा से अधिक भुगतान भी हो गए। ऐसे में ये सब कुछ इतना आसानी से हो गया जैसे कि कोई भी समस्या कहीं पर है ही नहीं।
लेकिन सवाल तब और गहरे हो रहे हैं कि जब डिप्टी डायरेक्टर स्तर तक के अधिकारी की आईडी से लॉगिन हो रहा है और इतनी सारी अनियमितता भी हैं और उसके बाद भी जो बिल से संबंधित तमाम प्रक्रिया है उसे पूरा कर लिया जा रहा है। डिजिटल रिकॉर्ड से संकेत मिलता है कि डेटा एंट्री डिप्टी डायरेक्टर स्तर के अधिकारी के लॉगिन से की गई थी और कुछ मामलों में भुगतान तय सीमा से अधिक हुआ था। मामला गंभीर था, इसलिए पूरे मामले की पड़ताल के लिए न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन संवाददाता समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण से मिले, लेकिन बिना जांच करोड़ों का भुगतान के सवाल से खुद मंत्री जी भी बचते नजर आए। उन्होंने जांच का हवाला दिया, लेकिन स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं दी, जिससे राजनीतिक स्तर पर जवाबदेही को लेकर भी बहस तेज हो गई है। वर्ष 2025-26 में पोस्ट मैट्रिक और प्री मैट्रिक की जो छात्रवृत्ति दी जानी थी, उसमें बताया जा रहा है कि कुछ अनियमितता सामने आई। इस पर कुछ इस पर कुछ कहना सर? संचार सेतु तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि इन सवालों से फिलहाल अभी बचते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार में जो समाज कल्याण मंत्री हैं असीम अरुण, इन सवालों से बच रहे हैं। साफ तौर पर मामला बड़ा है, गंभीर है, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से भी इस पूरे मामले में संज्ञान लिया गया है। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई होती है। जाहिर है जांच के बाद जिम्मेदारी तय होगी और हो सकता है जिन्हें ज्यादा भुगतान किया गया उनसे वसूली भी कराई जाए। इस बीच न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन से भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सवाल है कि छात्रों के हक की छात्रवृत्ति में ऐसी लापरवाही कैसे हो गई? बिना जांच छात्रवृत्ति के करोड़ों रुपए कैसे जारी कर दिए गए? ये महज लापरवाही है या सिस्टम के भीतर का संगठित खेल? क्या डिजिटल लॉगिन से जिम्मेदारी तय होगी? और सबसे अहम सवाल, करोड़ों की गड़बड़ी पर मंत्री मौन क्यों? क्या मंत्री का जवाब देने से बचना ही जवाब है? अब सवाल सिर्फ एक मंत्री या अधिकारी का नहीं, पूरे सिस्टम की जवाबदेही का है। क्या ये तकनीकी चूक थी या नियमों को जानबूझकर नजरअंदाज किया गया? छात्रों के हक का पैसा अगर सिस्टम की लापरवाही में फंस जाए तो सवाल उठना लाजमी है। उम्मीद है आने वाले दिनों में इन सवालों के जवाब भी मिलेंगे और गड़बड़ी करने वाले चेहरे भी बेनकाब होंगे, ताकि भविष्य में छात्रों के हक के साथ कोई खिलवाड़ न कर सके। उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को 10 मिनट के भीतर जनप्रतिनिधियों का फोन उठाना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। ये कहने वाले उत्तर प्रदेश की सरकार में समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण हैं। असीम अरुण जो उत्तर प्रदेश की सरकार में इस तरीके की व्यवस्था को लागू कर रहे हैं, लेकिन उनसे ही जब हमने इस छात्रवृत्ति घोटाले से जुड़े हुए कड़े सवाल किए तो वो मौन साध गए। मौन आखिर क्यों साध गए? छात्रों का भविष्य क्या उतना ज़रूरी नहीं है? छात्रवृत्ति घोटाले में परत दर परत हुई इतनी बड़ी अनियमितता क्या इतनी ज़रूरी विषय नहीं है? सवाल कई सारे हैं। ऐसे में अब देखना यही होगा कि क्या आने वाले दिनों में इन अधिकारियों के ऊपर भी कोई कार्रवाई होगी या वहाँ भी मंत्री जी सिर्फ मौन साध जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक गणा के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। और खबर आगरा से है, जहां टोल फ्री ना करने पर विवाद हो गया। कर्मचारी से मारपीट का सीसीटीवी वायरल हो रहा है। बीजेपी विधायक का बेटा दबंग बताया जा रहा है। कार पर भी लिखा हुआ है विधायक। थाना अचनेरा रायबा टोल का ये मामला बताया जा रहा है, जहां कर्मचारी से मारपीट की गई है। मामला टोल फ्री ना करने का बताया जा रहा है। जब टोल फ्री नहीं किया गया तो विवाद बढ़ता गया। कर्मचारी से फिर मारपीट की गई, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ रहा है। अब जो दबंग है वो बीजेपी विधायक का बेटा बताया जा रहा है, क्योंकि कार पर भी विधायक लिखा हुआ है। और खबर बुलंदशहर से है, जहां सीएमओ कार्यालय में भारी हंगामा हो गया। सुरक्षा कर्मी के साथ सरेआम मारपीट हुई है। रास्ते में ई रिक्शा खड़ा करने को लेकर विवाद हुआ। चालक और उसकी पत्नी ने गार्ड को पीटा है। पुलिस ने ई रिक्शा चालक और महिला को हिरासत में ले लिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बुलंदशहर से बता रहे हैं, जहां सीएमओ कार्यालय में भारी हंगामा हुआ है। सुरक्षा कर्मी के साथ सरेआम मारपीट हुई। रास्ते में ई रिक्शा खड़ा करने को लेकर विवाद हो गया।
चालक और उसकी पत्नी ने गार्ड को खूब पीट दिया। पुलिस ने ई रिक्शा चालक और महिला को भी हिरासत में ले लिया है। देखिए, रास्ते में रिक्शा खड़ा करने को लेकर विवाद हुआ, फिर सुरक्षा कर्मी के साथ सरेआम मारपीट करती गई। पुलिस ने ई रिक्शा चालक और महिला को हिरासत में ले लिया है। चूंकि ई रिक्शा खड़ा करने को लेकर यह पूरा विवाद शुरू हुआ था, चालक और उसकी जो पत्नी थी उसने गार्ड के साथ मारपीट शुरू कर दी। पुलिस ने इसी मामले को देखते हुए ई रिक्शा चालक और महिला दोनों को हिरासत में ले लिया है। तो रास्ते में ई रिक्शा खड़ा करने को लेकर विवाद शुरू हुआ और देखते ही देखते विवाद बढ़ता चला गया। सीएमओ कार्यालय में भारी हंगामा हो गया। बुलंदशहर से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, सुरक्षा कर्मी के साथ मारपीट की गई है, सरेआम ये मारपीट की गई और अब ई रिक्शा चालक और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है। खबर कानपुर के बाबूपुरवा से सामने आ रही है, जहां गुंडों की गुंडाई सामने आई है। गुंडों ने युवक को बेरहमी से पीटा है, युवक को लात, घूंसों और बेल्टों से पीटा गया है। युवक से कान पकड़कर उठक बैठक भी करवाई गई है। हिस्ट्री शीटर फुरकान के साथियों ने मारपीट की है। बाबूपुरवा थाना क्षेत्र के रामलीला ग्राउंड का ये मामला है, जहां गुंडों ने युवक को बेरहमी से पीटा, युवक को लात, घूंसों और बेल्टों से पीटा गया है।